अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, इसमें हमें पता ही नहीं रहेगा कन्फर्मली कि हम जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं वो चीज़ क्या है, वो व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन है, उसको हम नहीं जानते। जैसे इसमें एग्जांपल, कोई, कुछ, कोई, कुछ, किसी, कई, किन्हीं आदि। इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं। सेंटेंस देख लीजिए, सेंटेंस से बहुत इजीली समझ में आ जाता है। किसी का पेन नीचे पड़ा है। अब इसमें एग्जैक्टली बताया ही नहीं गया किसका, कौन है जिसका पेन नीचे गिरा है। किसी का पेन नीचे गिरा है। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार अपने स्कूल टाइम पे बोला है, स्कूल में, क्लास में, कि देखिए किसी का पेन नीचे गिरा है। जब हमें कंफर्मली नहीं पता होता है कि किसका पेन नीचे गिरा है, तब हम ऐसे शब्दों में प्रयोग करते हैं किसी का पेन नीचे गिरा है। कंफर्मली नहीं पता किसका है, इसलिए कंफर्म पता ही नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक किसी। उसके बाद सेकेंड है, कोई गीत गा रहा है। कोई गीत गा रहा है। कोई, फिर से हमको पता नहीं, कोई तो भी गाने की आवाज आ रही है, कोई गाना गा रहा है पर कौन गा रहा है नहीं पता, इसलिए कोई गीत गा रहा है। कभी कभी हम थक हार के घर पर आते हैं और अपनी मम्मी को खाना मांगते हैं, तो खाने में क्या बना हमको नहीं पता, हम क्या कहते हैं, कुछ खाने को दे दो। इसमें कुछ में क्या आ गया पता नहीं, क्या बना है वो नहीं पता, क्या खाने को मिलने वाला नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने खाने के शब्द के लिए पर्टिकुलर रोटी दाल चावल का इस्तेमाल न करते हुए कुछ इस शब्द का इस्तेमाल किया है, तो कुछ खाने को दे दो। तो यही होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक को एक साथ करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझेगा। निश्चयवाचक में आपको कंफर्मली कोई चीज़ पता होती है कि वो चीज़ किससे रिलेटेड है, ये मेरा बैग है, ये मेरा बैग नहीं है, ये दोनों चीज़ें हमको कंफर्मली पता रहती है। हाँ, ऐसे शब्द उसमें आते हैं और इसमें हमको दिखाई देता है कि किसी के बारे में बात तो कर रहे हैं पर वो कौन है वो हमें पता नहीं। किसी का पेन नीचे गिरा है, एग्जैक्टली नहीं पता। कोई गीत गा है, इसी सेंटेंस में किसी का पेन नीचे गिरा है, अगर इसी सेंटेंस में उसका पेन नीचे गिरा है तो उसका हमको एग्जैक्टली पता है पेन किससे रिलेटेड है, तो हम उसको कह देते हैं निश्चयवाचक। कोई गीत गा रहा है की जगह वह गीत गा रहा है तो निश्चयवाचक। कुछ खाने को दे दो तो वो चीज खाने को दे दो, तो इसका मतलब वो क्या होता है निश्चयवाचक। और ये जो चीज है जिसमें हमें कंफर्मली नहीं पता होता है वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद का टॉपिक है हमारा प्रश्नवाचक। नेक्स्ट टॉपिक है इसका प्रश्नवाचक। आई थिंक ये सबसे इजी टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के काम आए। तो परिभाषा लिखिए सबसे पहले, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति
या वस्तु के बारे में बहुत इजी है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के काम है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बचपन से हम लोग यही तो चीजें करते आ रहे, सवाल पूछने का, है ना? क्या, क्यों, कब, किस लिए, कहा, कैसे, किस लिए। तो ये सारे शब्द होते हैं प्रश्न, और ये हमें कोई नहीं सिखाता। ये हम बचपन से हम प्रश्न पूछने की आदत हमें खुद ही डेवलप हो जाती है। और प्रश्न क्या पूछना है, कौन से शब्द आते हैं, ये हमें भली भांति हमको पता हुआ है कि हमको कौन से शब्द प्रश्न के लिए इस्तेमाल करने होते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे, मतलब उदाहरण के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, और बहुत सारे जो शब्द आते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आधी लिख के खत्म करती हूँ। आपको खुद को भी बहुत सारे शब्द पता होंगे, ठीक है? उसके बाद वाक्यों में फर्स्ट सेंटेंस लेती हूँ। सेंटेंस भी बहुत सारे बनते हैं इसमें, सबसे छोटे छोटे सेंटेंस में लेती हूँ क्योंकि ये टॉपिक इतना ईजी है कि ऑलरेडी आपको पता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ आपको प्रश्न वाले शब्द दिखते हैं, जैसे कहा, क्यों, कब, कैसे, क्यों, किस लिए। तो आज माँ ने क्या बनाया, यहाँ प्रश्न पूछने वाला शब्द है क्या। सेकेंड है, बाजार से सामान कौन लाएगा। क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद थर्ड एक और ले लेते हैं, इनाम किसे मिला है। देख सकते हैं आप, बहुत आसानी से देख सकते हो, बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं। तो इसमें पहले सेंटेंस में क्या, सेकंड में कौन और थर्ड में किसे, इन शब्दों का, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद का टॉपिक होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक अभी निजवाचक सर्वनाम की थोड़ी परिभाषा देख लीजिए। ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के द्वारा स्वयं काम किए जाने का बोध कराते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द स्वयं कार्य उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए,
सेंटेंस पे मतलब परिभाषा पे थोड़ा ध्यान दीजिए जो मैंने लिखा है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोझ, मतलब यहाँ जो काम करेगा वो खुद के लिए जो शब्दों का प्रयोग करेगा, खुद ही के लिए कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जब हम स्वयं वो काम करते हैं। जैसे अभी के अभी मैंने 2 शब्द यहाँ पे इस्तेमाल भी कर लिए, जैसे उदाहरण के तौर पे स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। खुद, मैं खुद ब खुद घर चली जाऊंगी, ऐसे सेंटेंस बनते हैं। उसके अलावा अपने आप, आदि, इस तरीके के इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्वयं ये कर्ता द्वारा कार्य करने वाली अगर मैं हूँ तो मैं खुद के लिए लगाऊंगी कि मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। या फिर कोई और है, जैसे कार्य करने वाला कोई मोहन है, मोहन अपने आप घर चला जाएगा, तो मैं मोहन की ही बात कर रही हूँ, वो अपना काम स्वयं कर रहा है। तो कर्ता द्वारा स्वयं कार्य किए जाने का जब बोध होता है तब उसमें होता है निजवाचक। निज का मतलब ये होता है खुद, खुद के बारे में लगाए जाने वाले सर्वनाम शब्द। मैं खुद चला जाऊंगा, सबसे पहले मैं खुद चला, सेकेंड सेंटेंस लीजिए, वह स्वयं उठकर चली गई। तो स्वयं। थर्ड एक और लीजिए, बच्चा अपने आप खड़ा हो गया। इसमें अपने आप। तीनों सेंटेंस में ध्यान दीजिए, कर्ता जो कार्य कर रहे हैं, मैं करता है और उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य उसने खुद के लिए मतलब स्वयं के लिए ये शब्द का प्रयोग किया। मैं खुद चला जाऊंगा, वह स्वयं उठकर चलेगी, बच्चा अपने आप। उसी के द्वारा खुद ही के लिए कर्ता द्वारा अपने लिए लगाए जाने वाले सर्वनाम शब्द को निजवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। और ये भी बहुत इजी, क्यों इजी इसीलिए इसका इजी होने का रीजन ये है क्योंकि इसमें जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं वो गिने चुने ही शब्द है, बहुत सारी लिस्ट नहीं है इसमें कि आपको याद करने पड़े। गिने चुने 3-4 शब्द है तो जो हम आसानी से याद रख सकते हैं। ये 3 शब्द आप याद रखिए, 3 सेंटेंस, अगर ये 3 वाक्य बनेंगे तो इन 3 शब्दों पर ही बनेंगे। तो अगर आपने ये 3 अच्छे से याद कर लिया तो आपको आगे कुछ निजवाचक सर्वनाम और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही सफिशिएंट है। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है मेरा, जिससे सर्वनाम की जो टॉपिक है हमारा वो खत्म हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। लास्ट 6th टॉपिक, संबंध सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा, ऐसे सर्वनाम शब्द जिसने वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से, ऐसे सर्वनाम शब्द जिसने वाक्यों के दूसरे, ऐसे सर्वनाम शब्द जिसने वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से, ऐसे सर्वनाम शब्द जिसने वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से, जिसने की जगह जिनसे, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित हो। संबंध स्थापित होता है उन्हें।
इसके उदाहरण में लेते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें वाक्य जो होते हैं वो टुकड़ों में होते हैं। आपको दो वाक्य दिखेंगे, एक ही सेंटेंस लेकिन उसमें कॉमा लगा के या जैसा वैसा लगा के दो सर्वनाम शब्द आपको दिखेंगे। अब किस तरीके से, पहले किस तरीके के शब्द आते हैं आप वो देखिए। जो, वह, एक ही वाक्य में दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसा वैसा। इसके अलावा जिसे, वह, और एक है जिसकी, उसकी, आदि। इसमें वाक्य देख लीजिए। सबसे पहला सेंटेंस लेती हूँ मैं, बहुत बार आपने ये सेंटेंस सुने भी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या समझ में आ रहा है कि एक ही वाक्य है हमारा और एक ही वाक्य में दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए क्योंकि इसमें संबंध स्थापित हो रहे हैं, दो सर्वनाम शब्दों का एक साथ प्रयोग किया हो रहा है, किया है, इसीलिए हम इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अलावा एक और सेंटेंस लेते हैं। जो जीता है वह इनाम पाएगा। तो यहाँ पर जो, वह। इसके अलावा एक और लास्ट सेंटेंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये भी बहुत बार आपने ये डायलॉग सुने हैं, बहुत बार। तो इसमें भी देखो ये डायलॉग में कौन सा सर्वनाम आता है, जिसकी उसकी, मतलब संबंधवाचक। एक ही वाक्य और उसमें एक साथ दो प्रकार के दो सर्वनाम शब्द हमें एक ही वाक्य में दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसे पहचानना भी बहुत ईजी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक ही वाक्य में दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हमारा एक 6th टॉपिक था सर्वनाम का, जो खत्म हो गया। और इस तरीके से पूरा सर्वनाम टॉपिक हमारा हम लोगों ने फिनिश कर दिया। तो अब जितना भी मैंने आपको पढ़ाई हो, आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक यहाँ तक पूरा पढ़िए और आपको अच्छे से समझेगा। इसके ऊपर मैं कुछ असाइनमेंट, कुछ होमवर्क आपको दूंगी, जो आपको PDF फाइल में दूंगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।